Good morning, everyone. Am I audible? Honor students. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So सबसे पहले समझिए कि what is storage device or the memory. It is a storage space available in computer. यानी आपके कंप्यूटर में जो स्टोरेज स्पेस होता है जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, दैट इज कॉल्ड मेमोरी और द स्टोरेज डिवाइस. डिवाइस इसको यूज करते हो, है ना. जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, या फिर हो सकता है टेम्पोरली स्टोर करते हो आप, या हो सकता है आप परमानेंटली स्टोर करते हो. ठीक है ना. सो उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस या फिर मेमोरी भी कहते हैं. क्लियर है? तो मैंने आपको शो किया है मेमोरी हायरार्की. इसमें देखिए क्या है, मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी का डिस्कस किया है. ये आपको दिख रहा है पिरामिड. ये बताता है कि आप सीपीयू समझते हो, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर से नियरेस्ट कौन सा मेमोरी है, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे कौन सा होता है, उसके डिस्टेंस पे कौन सा होता है, कुछ ऐसे कैसे, या फिर कुछ और भी पैरामीटर जिसके बेस पे हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे स्पीड, कि कौन सा मेमोरी आपका फास्टर होगा, कौन सा उससे स्लोअर होगा, कौन सा उससे स्लोअर होगा. तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एज यू कैन सी, सबसे पहले ऊपर मैंने क्या लिखा है आपको? सीपीयू क्या है बच्चों? सीपीयू को हटा दो अभी, बस फोकस करो रजिस्टर्स पे. रजिस्टर्स क्या है? ये भी एक मेमोरी है, ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है ना. सेकंड मैंने क्या बताया आपको, कैसे मेमोरी, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है. और मेन मेमोरी आप ऑलरेडी जानते हो, सेकेंडरी मेमोरी आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है इसका. तो बेसिकली ये सारे आपके मेमोरी हैं. देन व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस पिक्चर, देयर इज सम रीजन. बंद कर दीजिए गेट को. यस, तो कुछ रीजन होगा इसका. रीजन ये है बच्चों कि आखिर किस चीज के लिए नहीं. तो जब भी हम मतलब टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, है ना. वो चेंजेस क्या है? स्पीड डिक्रीज होता है. तो कुछ पैरामीटर्स के बेस पे हम डिस्कस करेंगे. तो जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, तो स्पीड क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है. क्या होता है? स्पीड डिक्रीज होता है एंड द साइज इंक्रीज होता है. क्या होता है बच्चों? साइज इंक्रीज होता है. एक और पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो भी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है. तो मैंने क्या बोला? स्पीड डिक्रीज होता है. सेकेंड, साइज इंक्रीज होता है. और जो पैरा कॉस्ट पर यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? वो भी डिक्रीज होता है. मैं बताऊंगा, समझाऊंगा इसको. उसके अलावा जो है कुछ और भी पैरामीटर्स है जो हम देखेंगे. तो सबसे पहली बात हम करते हैं बच्चों स्पीड पे. स्पीड और साइज में क्या रिलेशन है? अब ऐसा क्यों कि साइज इंक्रीज होगा तो स्पीड क्यों डिक्रीज होता है? नीचे जाके डिक्रीज होता है ना, स्पीड डिक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होता है. इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है? कुछ तो रीजन होगा ना. तो बेसिकली आप सिंपल एग्जांपल में बता देता हूँ. आपने जब आप छोटे थे ना, पॉकेट मनी मिलता होगा आपको क्लास घर से, जब स्कूल में थे आपसे. चलिए सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, मान लो आपको घर से 10 रुपए का सिक्का मिला, है ना. आप मान लो वो आप क्लासरूम में गए स्कूल में और वहां पे वो खो गया हो. और एक एग्जांपल मान लेते हैं कि वो वही सिक्का जो 10 रुपीज का जो है वो मान लो आपके प्लेग्राउंड में खो गया हो. ये बताओ किसका साइज बड़ा है? आपके क्लासरूम का साइज बड़ा है या फिर आपके प्लेग्राउंड का साइज बड़ा है? क्लियर है? तो स्पेस आप समझ गए कि क्लासरूम में खोना साइज छोटा है उसका और प्लेग्राउंड का साइज बड़ा है. दोनों जगह दोनों एग्जांपल लेंगे. अब ये बताओ, जब आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, सर्चिंग करना स्टार्ट करोगे, तो किसमें आपको मिलेगा पहले? क्यों मिलेगा? इट मींस दैट. और वही यदि आपको प्लेग्राउंड में गिरा होता तो आपको ज्यादा टाइम लगता है या नहीं लगता? ऐसा क्यों? आपको समझ में आएगा कि जब भी साइज होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो मान लो इस क्लासरूम में है तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो यहाँ गिर सकता है, या उस कॉर्नर पे गिर सकता है, या यहाँ पे गिर सकता है. ये हो सकता है. तो आपका जो बाउंड्री है जिसमें आप सर्च करने वाले वो छोटा है ना, तो सर्च करने वाला जो बाउंड्री छोटा है तो आप जल्दी सर्च कर लोगे या नहीं कर लोगे. बट प्लेग्राउंड का बाउंड्री क्या बहुत बड़ा होता है. आपको सर्च करने में हो सकता है कि आप गए और मिल गया, ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है कि आप गए तो 10 मिनट के बाद आपको मिला. हो सकता है कि लास्ट तक भी ना मिले, लास्ट में 10 आधे घंटे के बाद मिला हो, ऐसा भी हो सकता है. क्योंकि उसका बाउंड्री क्या है आपका? ज्यादा है. तो बेसिकली यही है कि यदि साइज छोटा होगा
तो वहां पे सर्चिंग क्या होगा, फास्ट होगा, इसीलिए कहते हैं स्पीड। यानी वहां से डेटा को एक्सेस करना क्या है, जल्दी कर सकते हैं, और जल्दी का मतलब क्या होता है, स्पीड ज्यादा होगा, है ना। यदि हम डेटा को फटाफट एक्सेस कर पा रहे हैं, इट मींस दैट कि स्पीड ज्यादा होगा, हमारा सर्चिंग स्पीड होगा ना। अब यदि साइज बड़ा है, मेमोरी का साइज बड़ा है, और वहां पे कोई डेटा हमें ढूंढना तो ज्यादा समय लगेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है और स्पीड डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि इसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा। सो इन दिस केस वी कैन से दैट रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेथड, एंड देन उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, यानी सबसे स्लो कौन सा है। इसके बाद भी बहुत सारे मेमोरी होते हैं, टेप ड्राइव्स बहुत सारे और भी होते हैं, बट बेसिकली हम इसी पे फोकस करेंगे जो हमारे सिस्टम के लिए आजकल टेप ड्राइव्स यूज नहीं होते। टेप ड्राइव्स आपने देखा होगा ना, रील जिसमें होता था, है ना, मैग्नेटिक टेप, ये सब सारे, तो वो आजकल यूज नहीं होते, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसीलिए हायरार्की यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टर्म है, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम, ये बताओ मुझे, एक्सेस टाइम मतलब क्या होता है, कि हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है और उस एक्सेस करने में कितना टाइम हम कंज्यूम करते हैं। तो ये बताओ, एक्सेस टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ। ज्यादा हो तो एक्सेस टाइम कम हो। यदि किसी डेटा को मतलब जल्दी से एक्सेस कर पा रहे हैं, इट मींस दैट उसका स्पीड ज्यादा है, सिस्टम का स्पीड ज्यादा है। समझ में आई बात। तो एक्सेस टाइम भी क्या है बच्चों, वो ऊपर से नीचे जाने में डिक्रीज होता है और नीचे से ऊपर जाने में इंक्रीज होता है। यानी एक्सेस टाइम कम, इसका मतलब वो फास्ट होगा। एक्सेस टाइम कम का मतलब वो फास्ट होगा। समझ में आया। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। तो पहला स्पीड आपने देखा, दूसरा आपने क्या देखा, साइज, तीसरा आपने क्या देखा, कैपेसिटी। ठीक है, और कुछ डिफरेंस भी है। मैंने बोला आपको कि मेमोरी इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट मींस क्या, अब देखो, अब सेकेंडरी मेमोरी आप कितने में परचेज करते हो, 1 TB का हार्ड डिस्क 3000 में आई थी, 25 4000 ऐसा कुछ। ठीक है, यानी इसमें कितना खरीदते हो आप, 1 TB मतलब 1024 GB, है ना, क्लियर है। रैम की बात करते हैं, रैम आप 4 GB परचेज करोगे कितने में, 2500 में, 3000 में अप्रोक्स। अब देखो उतने ही प्राइस में आप हार्ड डिस्क भी खरीद रहे हो, 1 TB कैपेसिटी है उसका, उतने ही प्राइस में आप रैम भी परचेज कर, जिसका 4 GB रैम है। कहाँ पे 1000 और कहाँ पे 4 GB, कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो भी आप पर GB कॉस्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, किसका ज्यादा मिलेगा, इसका ज्यादा मिलेगा, इसका कम मिलेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो, इससे सस्ता हुआ ना। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कैसे मेमोरी की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे रजिस्टर्स की बात करते हैं तो वो बिट में होता है, 16 बिट, 32 बिट, है ना, 64 बिट, ऐसे रजिस्टर्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, या हो सकता है उसमें। तो बट कैसे मेमोरी एमबी में होता है, 6 MB, 12 MB ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मेन मेमोरी आपका जीबी में होगा, 2 GB, 4 GB, 8 GB ऐसा, 16 GB ऐसा होता है। सेकेंडरी मेमोरी टीबी, आजकल 500 GB, मिनिमम 500 GB यूज करते हो आप, 1 TB यूज करते हो, 2 TB यूज करते हो, तो देखो कितना साइज का डिफरेंस है। और इसीलिए इसका जितने में आप ये खरीदोगे 1 TB, उतने में आप 4 GB रैम परचेज करोगे, उतने में आप क्या करते हो, एमबी में कैसे मेमोरी खरीदते हो, उतने में आप क्या रजिस्टर्स खरीदते हो। तो ऑब्वियसली कॉस्ट निकालोगे तो क्या होगा, किसका सबसे ज्यादा कॉस्ट आएगा, पर यूनिट कॉस्ट रजिस्टर्स का आएगा। लेकिन सबसे फास्ट यही है, सबसे फास्ट यही है। तो समझ में आ गया कि नीचे जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऊपर जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज। सॉरी, ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। समझ में आया। ओके, स्पीड टॉप टू बॉटम में क्या होगा, और बॉटम टू टॉप में क्या होगा, साइज क्लियर है। नाउ यू कैन राइट इट। फर्स्ट पॉइंट, यस प्लीज। मैं सब बताऊंगा।
अभी पे स्टार्ट ही किया है, बताऊंगा सारा, ठीक है। तो इसमें बताओ सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा? एक चीज और, रजिस्टर्स देखो फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। ये रिजर्व होता है इसके लिए, प्रोसेसर के लिए होता है। बट हम जो डेटा देते हैं ना, हमारा डेटा कैसे में स्टोर होता है यहाँ, लेकिन ये जो है ना केवल प्रोसेसर के लिए रिजर्व होता है। यानी प्रोसेसर जितने भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस को वो परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है ना, तो बेसिकली मैंने क्या बताया बच्चों, सबसे फास्ट और इट इज रिजर्व फॉर द प्रोसेसर ओनली। तो लिखोगे रजिस्टर इज द फास्टेस्ट वन और रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, is the fastest memory which is only reserved for processor। वो किसके लिए होता है रिजर्व? मतलब उसमें हम डेटा रीड राइट नहीं कर सकते, ओनली प्रोसेसर जब भी प्रोसेस करता है वो डेटा को वहां पे स्टोर करता है। यस, रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी एंड इट इज ओनली रिजर्व फॉर द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर के लिए रिजर्व होता है, हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी ऑपरेशन देते हो, कोई भी टास्क देते हो परफॉर्म करने किसको, प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर में कुछ इनपुट लेता है, वो आउटपुट लेता है, वो कुछ देगा आपको, तो वो इनपुट पहले उसी स्टोरेज में वो उसको लाके रखता है, ताकि जब भी उसे चाहिए वो वहां से एक्सेस डायरेक्टली कर सके, क्योंकि वो उसके लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल है और सबसे नियरेस्ट होता है, तो क्या है वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। साइज में छोटा होता है, उसको ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा। ये सब कुछ रीजन है ताकि आपका प्रोसेसर जो है उसका साइज स्पीड बहुत ज्यादा होता है, उसके कंपेयर में ये थोड़ा फास्ट होता है। नेक्स्ट, अभी शॉर्ट दो लाइन लिखना है बस। नेक्स्ट इज कैसे मेमोरी, इट इज स्लोअर देन द रजिस्टर बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। इट इज स्लोअर देन द रजिस्टर एंड फास्टर देन मेन मेमोरी और द रैम। अब इसको क्यों यूज करते हैं ये समझिए। कैसे मेमोरी is slower than the register and faster than the RAM or the main memory। मतलब रजिस्टर से स्लो होता है और बाकी रैम से क्या होता है आपका फास्ट। सो अब समझो इसको क्यों यूज करते हैं। बेसिकली जो सिस्टम का डिजाइन होता है ना ऐसा कि सारा डेटा सीपीयू या प्रोसेसर कहाँ से एक्सेस करता है, रैम से यानी मेन मेमोरी से। बट कुछ ऐसे डेटा होते हैं ना जिसकी रिक्वायरमेंट उससे रिपीटेडली होती है, फ्रिक्वेंटली होती है, तो बार बार उस डेटा के लिए बार बार वो मेन मेमोरी के पास जाएगा, फिर वहां से डेटा एक्सेस करेगा, सर्च करेगा, फिर एक्सेस करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम। यस ना। और उस केस में हो सकता है जो सीपीयू का स्पीड है या सीपीयू कुछ देर बैठा रहे फ्री में बिना काम का, तो हम इसीलिए क्या करते हैं वैसे डेटा को जिसकी रिक्वायरमेंट सीपीयू को या प्रोसेसर को फ्रिक्वेंटली होती है ना, रिपीटेडली होती है, वैसे डेटा को हम कहाँ ले जाते हैं, समझ में आई बात, ताकि वो डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है वो डेटा यहाँ से एक्सेस कर ले, उसको बार बार मेन मेमोरी से एक्सेस ना करना। और इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपका समय नहीं एक्चुअली प्रोसेसर का समय बचेगा, और उतने टाइम में प्रोसेसर कोई दूसरा काम कर सकता है। अब देखो क्यों प्रोसेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर का टाइम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। बेसिकली प्रोसेसर ही तो है ना जो आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कारण आप सिस्टम को यूज कर पा रहे हो, है ना, उसके भी कुछ प्रोग्राम्स को एक्सेस कर रन कर रहा होता है इंटरनली, है ना, वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी रन करता होगा इंटरनली, देन आपके भी टास्क परफॉर्म करता है वो। तो यदि वो बहुत देर तक अपने टास्क में उसको लगा दोगे, आपके टास्क के लिए इनपुट के लिए वेट करता रहेगा, तो बाकी काम तो स्टॉप हो जाएगा ना। तो आप देखो कभी कभी सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसा मैसेज आता है आपको, या स्लो हो जाता है, ऐसा देखते यही रीजन होता है। इसीलिए हम सीपीयू को कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो फ्री रहे, है ना, ताकि वो इंटरनली हमारे सिस्टम की जो इंटरनल चीजें हैं, प्रोसेस हैं, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम को ऑन रखने के लिए जो आप लाइट देखते हो, स्क्रीन का लाइट, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, चलेगा तभी तो आपके स्क्रीन विजिबल होंगे। सीपीयू के प्रोसेसर के पास फैन लगा होता है, कभी वो हीट हो गया
उसको भी ठंडा करना होता है, उसके लिए फैन। ये सारे, अब सिस्टम चलेगी तभी तो आप काम कर पाओगे ना। तो इसीलिए वो जरूरी है कि सीपीयू को हम अपने काम में ज्यादा, जितना काम होता है कोशिश करेंगे हमारा काम कंप्लीट करके वो फिर बाकी काम में बिजी हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए सीपीयू टाइम उसको कहते हैं, जितना देर सीपीयू रन करता है उसको सीपीयू टाइम। और सीपीयू टाइम इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम नहीं चाहते किसी रीजन से हमारे डेटा के लिए या हमारे प्रोसेस के लिए उसको वेट करना पड़े, है ना। कोई दिक्कत। चलो सिंपल सा एग्जांपल, आपने कभी गांव में देखा होगा गेहूं लेके जाते होगे मिल जिसको कहते हो, कभी देखो क्या आप बोरी ले गए और उसने आपको पीस के दे दिया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। क्या होता है, वो जमा कर लेता है और देन स्टार्ट करता है, जैसे उस पर 25-30 बोरी होने के बाद वो स्टार्ट करता है। क्यों? ताकि उसका टाइम बचे, क्योंकि वहां पे डीजल खाएगा। उसके लिए क्या कॉस्टली है ना, कॉस्टली है ना उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से हमारे लिए सीपीयू भी क्या है, कॉस्टली। वो एक 1 बाय 1 नहीं करता है, वो वेट नहीं करता, मशीन चालू करके वो वेट करता है क्या आपका? नहीं करता है। क्यों? क्यों? उसका लॉस है। तो वो सारे जैसे 25 बोरी होने के बाद वो स्टार्ट करता है सिस्टम को, काम किया फिर बंद कर देता, ताकि उस कम से कम समय में वो, क्योंकि ज्यादा समय चलेगा तो फिर उसके लिए क्या है, कॉस्टली हो जाएगा ना। तो उसी तरह से सीपीयू भी हमारे लिए जरूरी है। और सीपीयू को जो प्रोसेस कहते हैं, सीपीयू टाइम कहते हैं उसको, वो भी हमारे लिए जरूरी है। हम उसको कम से कम क्या करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ऐसा ना कि हमने कोई प्रोग्राम दिया, उसके लिए इनपुट के लिए वो वेट कर रहा है। आप कभी प्रोग्रामिंग करोगे ना, सी प्रोग्रामिंग करोगे आप, वहां पे आप प्रोग्राम लिखोगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, वो अपने प्रोग्राम को एक्सक्यूशन कर दिया, स्टार्ट एक्सक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम। अब इनपुट के लिए वो वेट कर रहा है, आप बैठे हो कुछ भी नहीं इनपुट दोगे, तो उतने टाइम तक तो वो वेट कर रहा है ना आपके प्रोसेस, आपके इनपुट के लिए। तो उसका टाइम तो उतना बेकार हो गया, आइडल में चला गया, वो कोई काम किया क्या? नहीं किया। तो इसीलिए हम चाहते हैं, हो सकता है उतने टाइम में कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि सिस्टम को जो भी डेटा मिले वो फ्रिक्वेंटली मिले, फास्टली मिले, और उसको वेट ना करना, ठीक है। तो कैसे मेमोरी यूज करते हैं, सो यू कैन राइट कैसे मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा which is frequently, कैसे memory is used to store the data which is frequently used by the processor, which is frequently used by the processor। वैसे डेटा को रखते हैं जो कि जिसको प्रोसेसर फ्रिक्वेंटली यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मेन मेमोरी। व्हाई मेन मेमोरी? मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बहुत सारे मेमोरी हमारे सिस्टम में होता है, आपने देखा ना, रजिस्टर्स होता है, कैसे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी होता है। बट सिस्टम जब स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहले जो कहते हैं ना यूज में आता है जो मेमोरी, वो क्या है आपका? मेन मेमोरी, रैम एंड रोम, मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद। तो इसीलिए उसको मेन मेमोरी या इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये होना जरूरी है। सिस्टम को ऑन करना है तो रैम रोम होना जरूरी है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में डाला गया है। इसको क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? Okay, so now secondary memory. So if you want to store data permanently, then you will use secondary memory. Clear है? तो बेसिकली अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको और भी डिटेल से, बस इतना भी समझो। और ये नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो लेवल्स ऑफ मेमोरी, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे अपर लेवल पे कौन सा मेमोरी है, तो लेवल आप 1 भी कह सकते हो इसको। यदि आप लेवल 1 से स्टार्ट करो तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 0 भी कह सकते हैं, है ना। तो सबसे लेवल 0 पे जो मेमोरी होगा वो सबसे फास्टर होता है। क्या होता है? फास्टर होता है ना, कॉस्टली भी होगा। फिर लेवल 0 से 1 पे आएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा स्लोअर होगा और उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम कॉस्टली होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हायरार्की पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? एक मैं पिक्चर आपको शो करने वाला हूँ, गौर से देख लो। विजिबल है आपको? कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही डायग्राम इंटरनली कनेक्टेड ऐसा ही होता है। कौन? सारे मेमोरी किससे?
तो सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होगा, इसी प्रोसेसर के साथ क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। वो हमारे यूज के लिए नहीं है, वो रिजर्व होता है बस प्रोसेसर के लिए, ठीक है। प्रोसेसर जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उस इंस्ट्रक्शंस को वो पहले उसी रजिस्टर्स में स्टोर कर लेता है, फिर वहां से डेटा को अलग करता है, ऑपरेशन को अलग करता है, एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भी वो टेम्पोरली उसी में से किसी एक रजिस्टर में स्टोर करता है, इसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये सारा रजिस्टर्स पार्ट है। नेक्स्ट कम्स कैशे मेमोरी। तो देखो कैशे मेमोरी कंसेप्ट पहले स्टार्टिंग में नहीं था, पहले मेन मेमोरी या फिर उसको प्राइमरी मेमोरी हम डायरेक्टली यूज करते थे इसके लिए। अब जब सिस्टम ऑन करते हो सारा डेटा कहाँ चला जाता है? इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका कहाँ होता है, पर जब ऑन करते हो वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है, ठीक है। अब देखो जब भी सीपीयू को डेटा चाहिए वो कहाँ मिलेगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो डेटा कहाँ मिलेगा, प्राइमरी मेमोरी, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपेक्ट करता है यहाँ मिलेगा, बट वो बार बार वो एक्सेस करने के लिए जाएगा, कुछ ऐसे डेटा की जरूरत होती है जो वो फ्रिक्वेंटली यूज करता है। इट विल टेक सम टाइम और नॉट, वो पहले जाएगा उस लोकेशन में ढूंढेगा उसको, फिर एक्सेस करेगा, यस सर। इट विल टेक सम टाइम, और ऐसा बार बार हो तो क्या होगा, फिर हमेशा सेम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा ना, रिपीट करना होगा, तो इट विल टेक सम टाइम। और इस केस में इतने टाइम में वो क्या होता है, सीपीयू आपका आइडल हो जाएगा, मींस कुछ भी काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो इससे बचने के लिए या प्रोसेसर के टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे मेमोरी यूज करते हैं कि वैसे डेटा जिसकी रिक्वायरमेंट उसको फ्रिक्वेंटली होती है, पहली बार वो एक्सेस करेगा यहाँ से, बट यदि सिस्टम ने देखा कि उसे वो बार बार चाहिए, वो उस डेटा को यहाँ पे स्टोर साथ में एक्सेस भी कर लेता है ये, और उसका एक कॉपी यहाँ पे रख देता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब एक्सेस करना हो तो वो यहाँ से एक्सेस करे, ठीक है। इससे क्या होगा, सीपीयू टाइम आपका सेव होगा। क्लियर है? देन कम्स, अब जब यहाँ नहीं मिलेगा तब भी वो क्या करता है, इस प्राइमरी मेमोरी में सर्च करता है उस डेटा के लिए। अब यहाँ भी नहीं मिले तो कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ मिलने वाला है, बट सीपीयू कैन नॉट एक्सेस हार्ड डिस्क डायरेक्टली या सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। रीजन ये है कि इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है और इसका स्पीड इससे कंपेयर में बहुत स्लो है, और जब ऐसा हो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि और भी मैक्सिमम टाइम उसको वेट करना पड़े, है ना। एक तो स्पीड मिसमैच है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, दूसरी बात कि इसका साइज भी तो बड़ा है ना, तो ढूंढने में भी तो कुछ सर्च करने में तो कुछ टाइम लगने वाला है ना। तो बेसिकली इसीलिए डायरेक्टली सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता, वो हमेशा मेन मेमोरी से एक्सेस करता है। देन ये डेटा कैसे पहुंचेगा यहाँ पे, नाउ द पॉइंट इज, तो आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ये सारा काम सारा टास्क कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर, वही सारा काम परफॉर्म करता है। देन सीपीयू विल सर्च फॉर द डेटा, कैसे मेमोरी में ढूंढेगा, वो मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला वो इंफॉर्मेशन देगा किसको, फिर वो यहाँ ढूंढेगा। अब यहाँ भी नहीं मिला ना, देन सीपीयू विल आस्क हेल्प फ्रॉम ओएस। अब ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसको कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं मिस, है ना, पेज मिस, या फिर उसको कहते हैं हम लोग मिस बोलते हैं। जब डेटा कोई अवेलेबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं, है ना। और यदि मिल गया तो उसको हिट बोलते हैं। तो मिस या हिट होगा तो ओएस विल कम इनटू प्ले, और उसका काम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके उस डेटा को कहाँ लोड करता है, वो प्राइमरी मेमोरी, एंड देन एक इंफॉर्मेशन भी भेजता है किसको, सीपीयू को, दैट आई हैव अपलोडेड द डेटा, नाउ यू कैन एक्सेस। कोई दिक्कत? इतने सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं। अब पूछोगे सर आपने सिंपली बता दिया, ये ऐसे इतना आसान है क्या? नहीं, इसी के लिए फिर आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, that is called computer organization and architecture, that is called operating system, है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आर्किटेक्चर है उसमें आप बेसिकली जो है ओएस में आप क्या पढ़ोगे कि ओएस कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करता है। आर्किटेक्चर में आप पढ़ोगे इंटरनली कैसे कनेक्शन किया गया है उस सिस्टम के अंदर, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किसका क्या काम होता है, तो ये सारा पार्ट आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड सेकेंडरी मेमोरी आपको पता ऑलरेडी। अच्छा ये बताओ, ऐसा कभी एग्जांपल अभी जो मैंने बताया ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो यहाँ होगा, उससे कम इंपॉर्टेंट यहाँ होगा, उससे कम इंपॉर्टेंट यहाँ होगा, कुछ ऐसा डायग्राम आपने रियल लाइफ में देखा है क्या? ऐसा कोई एग्जांपल बताओ आप लोग, किसी शॉप में देखा है ऐसा एग्जांपल? कैसे देखा है आपने शॉप?
सर उस दिन जो आप एग्जांपल दिए यस, सेम एग्जांपल है, किसी को याद है? थे, यस एनीवन? यस प्लीज बताइए। सर उसमें आप बताए थे कि किसी शॉप पे कोई मतलब जो उसका ऑनर है वो ऐसे सामान अपने पास रखता है जिसका उसको जैसे frequently जरूरत जैसे है। मान लो आपके घर के आसपास अच्छा सा कोई शॉप होगा जहाँ से आप सामान खरीदते होगे, खाने पीने का सामान, है ना? अब देखो ये शॉप क्या, सबसे आगे काउंटर होगा जहाँ पे वो बैठा होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? जो उसका वही एक्शन, उसको बोलोगे आप, वो सारा टास्क परफॉर्म करता है। यानी प्रोसेसर कह सकते हो, ऐसे प्रोसेसर कह सकते हो, वो ये सभी नहीं, ठीक है? देन क्या होता है, अब अक्सर लोग जाते हैं मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग में, तो छोटे बच्चे भी साथ में जाते हैं, उसे पता है कि बच्चे भी आएंगे और डेली आएंगे, है ना? और वो उसे पता है कि वो टॉफी के लिए रोएंगे, उससे के लिए रोएंगे, वो जान के क्या करता है, काउंटर के सामने वो रखता है क्या, ऐसे ऐसे टॉफी को, बिस्किट्स को रखता है वो, तो ताकि बच्चा देखे और रोए। और बच्चा रोएगा तो कोई भी चला जल्दी से चुप हो जाए ना, तो वहां पे क्या है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस जरूरी है आपको, तो वो क्या करता है तुरंत। अब एक प्रोसेस कंप्लीट, बच्चे चुप हो गए ना, प्रोसेस कंप्लीट, है ना? अब देखो देन क्या होता है, चलो ये तो हो गया, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, वो कैसे मिलेगा, वो जो काउंटर है दैट इज अ कैशे मेमोरी, जस्ट लाइक अ कैशे मेमोरी, जो डेटा फ्रिक्वेंटली चाहिए वो देन कम्स इनसाइड द शॉप। अब आओगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ना 5-10 किलो वाली चीजें मिलेगी जो वहां पे अवेलेबल है, जो डेली यूज की चीजें होती है ना? बट वो ऐसी चीजें होती है कि वहां उसके लिए आदमी वेट कर सकता है, वहां पे बच्चा रो, कोई आदमी रोएगा क्या, मुझे सामान दे दो जल्दी से, तो क्या इमरजेंसी हुआ वहां पे, क्या थोड़ा सा कम है ना? तो वो चीजें कहाँ मिलेगी आपको, वही आपका प्राइमरी मेमोरी, बेसिकली उसी शॉप से बाकी सामान जो चाहिए वो यही से आपको शॉपकीपर देता है ना? बट ऐसा भी होता है ना, क्या वो एक बोरी लाएगा सामान बेचने के लिए, वो गोडाउन यूज करता है, स्टोरेज स्पेस, वो जहाँ पे वो परमानेंटली सेव करता है, यानी ऐसे कह सकते हो बोरी लाया ट्रक से लाता है, वो वहां पे स्टोर करता है ना? दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट होता है ना वहां भी। तो ये, अब एक चीज और इसमें रजिस्टर में समझाता हूँ आपको कैसे करें। वो जो शॉपकीपर है ना, उसके बगल में काउंटर भी होता है, आप देखोगे ड्रॉअर जो होता है जिसमें वो सारे रुपए को, पैसे को केवल वही एक्सेस कर सकता है, यानी उसके पास उसका क्या होता है, की होता है, वो जब जरूरत हो वो ओपन करेगा और फिर उसको वो क्लोज कर देगा, ऐसा होता है। तो बेसिकली ये हुआ कि वो क्या है आपका रजिस्टर, जिसको कि केवल प्रोसेसर ही समझ में आई बात। कुछ ऐसा ही डायग्राम आपके सिस्टम के अंदर जो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी का भी होता है, सबसे नियरेस्ट में ये, उससे, है ना? एक चीज और देखिए, अभी आप लोग पढ़ोगे ना, आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं ना, सिट डाउन, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे वो केवल पहले प्रोसेसर पहले यहाँ ढूंढेगा कैसे मेमोरी में, नहीं मिलने के बाद वो कहाँ जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा डिले चल सकता है। बट कुछ सिस्टम ऐसी होती है जहाँ पे आपको डेटा जल्दी से जल्दी चाहिए, जहाँ पे डेटा की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली है, तो उससे जैसे रिक्वायरमेंट है उसको मिल जाना चाहिए। वो उसमें क्या होता है ना कि प्रोसेसर एट द सेम टाइम सर्चिंग यहाँ भी स्टार्ट करता है और सर्चिंग यहाँ भी स्टार्ट करता है। ये आप पढ़ोगे आर्किटेक्चर में पढ़ोगे। अब मान लो डेटा यदि यहाँ मिल गया, इसको वो स्टॉप कर देगा, यहाँ सर्चिंग स्टॉप कर देगा। डेटा नहीं मिला तो एट द सेम टाइम उतना तो समय ऑलरेडी बचा लिया ना वो। अब नहीं मिलने के बाद कोई फॉर्म हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अवेलेबल नहीं है, देन वहां पे सर्च करता है, इसमें कुछ और टाइम आपका कंज्यूम होता है, उस टाइम को भी वो क्या कर देता है, बचा लेता है। कैसे, एट द सेम टाइम यहाँ भी ढूंढना स्टार्ट करता है और यहाँ भी ढूंढना स्टार्ट करता है। मान लो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यहाँ भी सर्च कर ही रहे थे। ये चीजें होती है। क्लियर है बच्चों? इसीलिए हम लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं ताकि एक्सेसिंग क्या हो हमारा, फास्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेसर के सबसे आगे नजदीक रखा होता है, नियरेस्ट में होगा वो। जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रख सकते हैं, जो उससे भी कम इंपॉर्टेंट है उसको हम सबसे लास्ट पे रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं। समझ में आई बात? किसी कोई डाउट है? एनीवन प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस यस
देखिए सुपर कंप्यूटर्स अभी जो मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया था आपको, किसका ब्लॉक डायग्राम था वो जनरल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। सुपर कंप्यूटर्स वो स्पेशल टाइप कंप्यूटर्स होते हैं, उसको स्पेशल पर्पज से डिजाइन किया जाता है, तो वहां पे आपको कुछ चीजें डिफरेंट मिल सकती है, बट बेसिकली जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है ना। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वहां पे ऐसी चीजें, ठीक है, बट कुछ चीजें कॉमन है हर एक सिस्टम के लिए जरूरी है। प्रोसेसर तो वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। हाँ, यहाँ का जो प्रोसेसर थोड़ा सा क्या होता है, सुपर कंप्यूटर इसमें थोड़ा स्लो भी हो सकता है और कम ऑपरेशन परफॉर्म करता है, पर सुपर कंप्यूटर में आपको पता है बिलियंस ऑफ ऑपरेशन आप पर सेकंड परफॉर्म करवाते हैं, उसके लिए प्रोसेसर भी तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो डिफर करता है। उसके लिए कैपेसिटी भी आपका चाहिए ना, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए हाई, क्योंकि वो ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, और जो बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस उसके हिसाब से आपको स्टोरेज भी चाहिए, तो वहां पे साइज भी क्या होगा, स्टोरेज भी रहना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, आपके पर्पस पे। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो मेरे पास, आपके पास, या जो किसी ऑफिस में देखते हो ऐसे कंप्यूटर, ठीक है। और उसी के लिए जो ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया था आपको, या जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वो उसी के लिए यूज होता है, कि मोस्टली जो कॉमनली यूज कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यही आर्किटेक्चर फॉलो होते हैं, ठीक है। यस प्लीज। कैसे मेमोरी टेम्पोररी स्टोर करेगा? हाँ टेम्पोररी है, आप बताइए। ट्रांजिस्टर कहाँ पे होता है? प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर की बात में नहीं बोला मैं, मतलब वो कहाँ होता है, उसका लोकेशन क्या है? ट्रांजिस्टर देखिए प्रोसेसर का जो आपका, जो आप बोल रहे हो जितने भी कंपोनेंट, मदरबोर्ड आपने सुना होगा, उसी मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो प्रोसेसर में इन्बिल्ट नहीं होता प्रोसेसर को बनाने के लिए वो यूज होते हैं सब उसी चीजें। में होगा ना? हाँ उसी के अंदर। और कैश मेमोरी कैसे में भी बाहर होता है, उसके अलग से जो है ना वो स्लॉट बना होता है, आप देखोगे उसमें सबका स्लॉट बना होता है, ठीक है। मदरबोर्ड देखोगे ग्रीन जैसा आपने देखा होगा, वहीं पे प्रोसेसर भी लगा होता है, देखोगे वहां पे आपका रैम का स्लॉट भी होता है, दो बगल में रोम भी लगा होता है, तो वो सारे कंपोनेंट्स में इनबिल्ट होते हैं। जो रिमूवेबल है, जैसे कि हम रैम चेंज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए स्लॉट दिया गया है। जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते हो, अब मान लो वो दे दे आपको कि प्रोसेसर को हटा सकते हो, तो आप फिर क्या करोगे, कल इससे सिस्टम से खोल के उसको उसमें लगा, तो फिर क्या होगा, और भी लाइफ सिस्टम तक कम हो जाएगा। इसीलिए कुछ चीजें, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको उसने पहले से स्टॉप कर दिया। हाँ बताइए। यस देखिए, फिर इस कंसेप्ट को आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट होता है ना, मतलब रैम कम है तो कभी कभी हार्ड डिस्क को भी एज ए रैम यूज कर लो, वो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट है। उसके बारे में आप पढ़ोगे कहाँ पे, मैं बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कंसेप्ट आता है, ठीक है। उसी में कंसेप्ट और भी है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, है ना। तो वो सब चीजें आप समझिए, जो लेवल्स ऑफ मेमोरी जो मैंने बताया ना, वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है। जैसे देखो अभी इसको थोड़ा, चलो अभी आपने डिस्कस किया तो मैं बता देता हूँ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेसिकली तुम क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर कौन सा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, पूछोगे ना, सर कौन सा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा कैसे मेमोरी, ये कैसे डिसाइड होता है। इसीलिए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है। रेफरेंस ये कि जो रैम होता है ना, रैम में हम उसको फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, फ्रेम्स या ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, है ना, फ्रेम्स में डिवाइड, इसको हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अब इसके जो फ्रेम का साइज होता है वो इसके ब्लॉक के साइज के बराबर होता है ना। उसी तरह से इसके पेज का साइज होता है सो इसके फ्रेम के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या सारा का सारा डेटा एक साथ लोड हो पाएगा इसमें, तो जनरली उस पूरे डेटा को क्या करते हैं, फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। तो जिस पोर्शन का डेटा चाहिए, जैसे मान लो इस कुछ इस तरह से होगा, तो मान लो ये फ्रेम से बहुत सारा, ठीक है। अब मान लो कोई यहाँ का डेटा चाहिए, उसको सारा डेटा हम क्यों डालेंगे इसमें, केवल उसी पार्टिकुलर एरिया को डाला जाता है, उसी पार्टिकुलर फ्रेम में जिससे वो बिलोंग करता है डेटा। अब देखो यहाँ पे क्या सारा स्टोर कर सकते नहीं, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को जो स्टोर करते हैं मेमोरी में, वो विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स। तो एक फ्रेम का साइज क्या होता है, एक ब्लॉक के बराबर होता है। अब देखो
उसी की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मतलब मान लो पहली बार कुछ भी डेटा यहाँ पे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगी। अब होता क्या है कि पहली बार किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हुई किसको, सीपीयू। आपने सिस्टम ऑन किया, सीपीयू को किसी प्रोसेसर किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हुई। अब वो कहाँ ढूंढेगा, पहले यहाँ पे मिलेगा क्या उसको, यहाँ भी यहाँ मिलेगा उसको, यहाँ मिला उसको, तो यहाँ पे क्या है ना, वो डेटा इसको मिल जाता है यहाँ से मेन मेमोरी से। नाउ अब देखो, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि अभी जो सीपीयू ने जो प्रोसेसर ने जो डेटा एक्सेस किया था, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसी डेटा को एक्सेस करे या उसके आस पास वाले डेटा को एक्सेस करे। इसी को कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला आपको, कि अभी जो प्रोसेसर ने जिस डेटा को एक्सेस किया, तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम वो उसी के आसपास वाले डेटा को एक्सेस कर सकता है या फिर सेम डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसी को कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और इसीलिए केवल उसी फ्रेम को यहाँ पे लोड करता है जिसमें वो डेटा अवेलेबल है, ताकि हो सकता है या तो उसी को एक्सेस कर पाए करे या फिर उसके आसपास वाले को, तो वो आसपास वाले उसी फ्रेम के अंदर है, वहां से मिल जाएगा। और इसी तरह से डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है ना, कोई दिक्कत। हाँ, तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि मेमोरी क्या होता है। ये सुनो, व्हाट इज मेमोरी? इट इज अ स्टोरेज स्पेस जहाँ पे हम डेटा भी स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करते हैं, और रिजल्ट जो होता है उसको भी हम स्टोर करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह हमारे ब्रेन में भी तो स्टोरेज यूनिट है ना। कभी नाम भूलते हो अपना, एबीसीडी भूल जाते हो क्या? लेकिन हाँ, आज मैं बताऊंगा, कल भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। उसको आप रिपीटेडली रिवाइज करोगे तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, क्योंकि एबीसीडी के लिए आपको बहुत है ना टाइम लगा होगा, तो आपने बार बार रिवीजन किया होगा, है ना, एंड देन इसीलिए वो आपको याद है। तो वैसे ही सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन है ना, सिस्टम भी आपका डिजाइन किया गया है, दैट इज इट इज आल्सो हैविंग टेम्पोररी मेमोरी एज वेल एज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ओके। सो मैंने बोला आपको लार्ज मेमोरी स्टोरेज को। अब जैसे देखो, मैंने कितने टाइप की मेमोरी बताया आपको, रैम को, हार्ड डिस्क, कैसे मेमोरी, और क्या होता है रजिस्टर। तो ऑलरेडी छोटा होता है, लेकिन जो बड़े मेमोरी होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो हार्ड डिस्क में आप डेटा कैसे स्टोर करते हो, किस फॉर्म में, तो क्या कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क का जो डेटा स्टोर वो तो है 01 के फॉर्म में होता है, लेकिन किस तरह से करते हो, फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करते हो। तो आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क, तो क्या होगा, फाइल्स। क्या होगा, वैसे ही आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ रैम, तो बाइट बोलोगे। वहां पे बाइट यानी हर एक बाइट के करस्पॉन्डिंग आपका एड्रेस होता है, उसी एड्रेस के हेल्प से हम हर एक बाइट के डेटा को एक्सेस करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, बाइट होता है। ठीक है, तो मैंने बताया 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, कौन कौन से, कैसे मेमोरी। अब कैसे मेमोरी क्या होते हैं, व्हाट इज कैसे मेमोरी? मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है किसको, सीपीयू को, उस डेटा को हम क्या करते हैं, या हम नहीं, एक्चुअली वो सिस्टम क्या करता है, उसको वहां पे लोड करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसे बार बार मेन मेमोरी में एक्सेस ना करना। और इससे क्या होगा कि आप सीपीयू टाइम को क्या कर सकते हो, ठीक है, ताकि उतने टाइम में वो कोई और भी टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, नहीं तो आपने कभी देखा है क्या, चलो ये बताओ मुझे, अभी जो मैं कंप्यूटर ऑन कर रखा हूँ, क्या इसमें एक ही एप्लीकेशन में रन कर रहा हूँ या मल्टीपल एप्लीकेशन? कौन कौन से एप्लीकेशन कर रहा हूँ? एक तो देखो जूम एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ, पीपीटी यूज कर रहा हूँ, क्या भी एप्लीकेशन होगा। उसके अलावा बताओ, यस स्क्रीन से, चलो साथ साथ मैंने प्रोजेक्टर को भी कनेक्ट किया है ना, उसके भी ड्राइवर्स होंगे तब तो इस पे काम, उसके भी एप्लीकेशन होंगे। ओके, उसके अलावा आपने स्क्रीन देखा होगा, स्क्रीन जो लाइव चल रहा है, वो भी एक तरह का प्रोसेस है, प्रोग्रामिंग हुआ है। तो बेसिकली उसी के बेस पे ये बच्चों क्या होता है, डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, मैंने और भी ये सारे एप्लीकेशंस क्या एक साथ एक्सक्यूट हो रहे हैं क्या इस सिस्टम में, या वन बाय वन? आपको कैसा लग रहा है ये बता दो मुझे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोसेसर कितना है, हमारे सिस्टम में प्रोसेसर कितने हैं, एक ही होता है।
है ना। तो कैसे आप एक साथ देख रहे हो, आप एक साथ मेरी आवाज भी सुन पा रहे होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक साथ वो ये आपको स्क्रीन भी विजिबल है ना। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वहां पे फिर कंसेप्ट आता है मल्टीटास्क, नाम सुना होगा आप लोगों। मतलब जो प्रोसेसर है ना इतना फास्ट काम करता है, वो छोटे थोड़ा सा जो है ना उसने क्या किया, कुछ प्रोसेस जो है जूम का शूट कर दिया, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस जो है वो पीपीटी का कर दिया, कुछ प्रोसेस उसने फिर स्क्रीन जो ब्राइटनेस का है वो कर, और इतना फास्ट करता है तो लगता है आपको क्या एप्लीकेशन आता है। कभी आपने वीडियो देखा है? वीडियो में आपको क्या पता है, क्या वो ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल साथ में होता है, क्या इमेज फाइल अलग होता है ना, वो अलग होता है। एक्चुअली वो इमेज वीडियो भी नहीं होता है, एक्चुअली वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, फ्रेम्स के फॉर्म में है ना। 30 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब जब आप पिक्चर क्लिक करते हो ना या वीडियो बनाते हो तो हर सेकेंड नंबर वो इमेजेस को लेता जाता है ना। यदि पर सेकेंड वो 30 इमेज को ले जा रहा है उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। 60 का तो और भी क्वालिटी थोड़ा अच्छा होगा, जितने फ्रेम्स ज्यादा होंगे क्वालिटी भी उसका क्या होता है। एडवांटेज मैंने बता ही दिया ऑलरेडी आपको, है ना। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव डिसएडवांटेज क्या है कि कंपेयर टू रैम एंड क्या होता है ये? कोई दिक्कत बच्चों? जस्ट में वेट करना। तो अभी चलेगा क्लास, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू क्या, क्यों? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो है इसका ज्यादा है। लेकिन रजिस्टर्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो क्या होगा, ओके। सो नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी, क्या ये इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी? अभी मैंने आपको बताया था, बिकॉज जब सिस्टम आप ऑन करते हो सबसे पहले जो यूज में आता है दैट इज कॉल्ड रैम एंड रोम, और इसीलिए रैम एंड रोम को क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। दोनों दोनों रैम एंड रोम समझो, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। देखो मैं अभी टेम्पोररी और परमानेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्पोररी स्टोरेज और परमानेंट की बात नहीं करूँ मैं, इसके बेस पे बात करूंगा तो फिर मैं अलग अलग, तो डिफरेंट पैरामीटर इसके बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं अभी मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ, और आपके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ, आपने कहीं पढ़ा होगा कि मेन मेमोरी जो है ना प्राइमरी मेमोरी का मतलब वो टेम्पोररी स्टोर करता है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, पर ऐसा नहीं है। मेन मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब सिस्टम ऑन करते तो सबसे पहले यूज में कौन सा मेमोरी आता है, ये डिपेंड कौन सा है, रैम एंड रोम, इसीलिए उसको मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बाद में जब आप सेव या सेवेज करते हो या जब आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है देन आप क्या करते हो, सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हो, अदरवाइज तो नहीं करते, इसीलिए उसको सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर है? टेम्पोररी और परमानेंट वो अलग पार्ट है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो मेन मेमोरी मैंने बताया आपको कि सिस्टम को रन करने के लिए, सिस्टम को रनेबल बनाने के लिए वो ये मेमोरी की जरूरत होती है, रैम की जरूरत होती है और रोम की जरूरत होती है, इसीलिए हम इसको मेन मेमोरी कहते हैं। अब इसमें भी देखो मेन मेमोरी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल, और दूसरा क्या होता है नॉन-वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मींस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्या होता है वॉलेटाइल? वेपोराइजेशन पढ़ा है क्या, वेपोराइज हो जाता है, वैसे ही कुछ मींस यदि आपने कुछ काम किया हो, कुछ पीपीटी बनाया हो या आपने कुछ वर्ड में कुछ टाइप किया हो, ठीक है, और मान लो अचानक जो है आपने सेव नहीं किया अभी और लाइट कट जाए या फिर मान लो सिस्टम ऑफ हो गया, तो क्या वो डेटा फिर से आपको मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि आपने सेव किया था क्या, आप सेव किए होते तो वो कहाँ होता आपके सेकेंडरी मेमोरी में, बट अभी वो कहाँ पर है, रैम में, यानी रैम में। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रैम क्या होता है आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है। मींस स्विच ऑफ करने के बाद आपको वो डेटा फिर से नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में और भी होगा, सर आजकल जो हम MS वर्ड यूज करते हैं, है ना, उसमें तो डेटा मिल जाता है हम, ये सब मिलता है। तो वो MS वर्ड में वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है, वो पार्टिकुलर टाइम के बाद खुद ही सेव ऑटो सेव का ऑप्शन होता है उसमें, इसीलिए मिलता है। क्योंकि एप्लीकेशन को ही ऐसा बनाया गया है वो खुद ही सेव कर लेता है ना। बट बेसिकली उसको छोड़ दे तो बाकी सारे डेटा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है रैम के अंदर आप कुछ भी काम करते हो, जब स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑन करोगे, वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती, इसीलिए इसको वॉलेटाइल कहते हैं। अब रोम क्या होता है बच्चों, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये क्या होता है, क्या होता है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। रोम क्या होता है आपका, नॉन वॉलेटाइल। क्यों, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, क्या उसका डेटा इरेज होता है, क्या लॉस होता है, क्या नहीं, इसको क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं दो पार्ट में, दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। क्लियर है बच्चों, वॉलेटाइल इन द सेंस, यस यस, स्विच ऑफ करने के बाद यदि डेटा आपको फिर से मिल जाए दैट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल, नहीं मिले तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, क्लियर है। तो रैम क्या है, कभी बोलोगे आप लोग, रोम क्या है। अब रोम को क्यों कहते हैं ये भी आप समझोगे अपकमिंग क्लासेस में, जब मैं रोम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो आप ये चीज समझ पाओगे क्यों वो नॉन वॉलेटाइल होता है। बेसिकली आप सिस्टम ऑन करते हो, तो ऑन कर, जब स्विच ऑन करते हो, है ना, और क्या तुरंत स्क्रीन आपके पास डिस्प्ले हो जाता है या कुछ टाइम लगता है, उसके बीच के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूट टाइम। तो ये जो बूटिंग प्रोसेस के लिए जो कुछ प्रोग्राम होता है जो बूटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है ना, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारा कहाँ पे होता है आपके सेकेंडरी में। कहाँ होता है बच्चों, वो आपके रोम में स्टोर होता है। और क्या वो डिलीट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से स्टार्ट होगा क्या, इसीलिए आप जब भी ऑन करते हो सबसे पहले रोम, तो वो प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है, उसका काम होता है बूटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी, है ना, सारा काम उसका टास्क होता है। ये कैसे करता है, क्योंकि यदि मान लो उसमें हमने एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया और नेक्स्ट टाइम मैं स्विच ऑफ करके ऑन करूंगा फिर तो नहीं मिलेगा, तो क्या ऑन हो पाएगा सिस्टम आपका, तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम वैसे बनाया जाता है ताकि वो रोम में इंस्ट्रक्शंस जो है, जो प्रोग्राम लिखे गए हैं, है ना, बूटिंग प्रोसेस के लिए, वो सारा आपको कभी भी डिलीट करके नहीं मिलेगा, कभी वो इरेज ऑटोमेटिक नहीं होता, चाहे कितनी बार स्विच ऑफ करोगे या स्विच ऑन करोगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल। अब पता है आपको, जब सिस्टम आप स्विच ऑन करते हो और बूटिंग प्रोसेस के पहले भी एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट, मैंने बताया था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब वो चेक करता है कि इसमें जितने भी हार्डवेयर हैं क्या वो सारे सही से कनेक्टेड हैं या नहीं है, वो चेक करता है। क्लियर है, क्या चीज के बारे में, नॉन वॉलेटाइल। क्योंकि देखो अब मुझे ये बताओ, आप हमेशा क्या सिस्टम ऑन ही रखते हो, अब मान लो आपने सिस्टम ऑफ कर दिया, फिर से ऑन करोगे, फिर से सेम बूटिंग प्रोसेस होता है, फिर ऑफ किए फिर से करते हो, फिर से सेम। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है जो बूटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसका सारा प्रोग्राम कहाँ पे होता है ना। अब बताओ ये यदि वो डिलीट हो जाता तो क्या नेक्स्ट टाइम वो स्टार्ट कर पाते हैं सिस्टम को, नहीं कर पाते। इनिशिएशन जो होता है स्टार्टिंग के लिए जो इनिशिएशन वो कौन परफॉर्म करता है, वही। तो इसीलिए रोम को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो डिलीट नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर जो भी। लेकिन
जब हमने सिस्टम ऑन किया तो सबसे पहले तो यूज में कौन आया, रोम आया, फिर रैम आया जिसमें आप काम करते हो, बाकी एप्लीकेशन स्टोर होते हैं, तो इसीलिए उसको मेन मेमोरी कहते हैं ना। सेकेंडरी मेमोरी कब यूज में आता है आपका, जब आप सेव या सेव एज करते हो, है ना, तो इसीलिए उसको सेकेंडरी बोला गया, प्राइमरी नहीं बोला गया। तो प्राइमरी या फिर मेन का मतलब ये है कि दिस मेमोरी कम्स इनटू प्ले फर्स्ट, ऐसा ना, ये सारे मेमोरी जब स्विच ऑन करते हो सबसे पहले यही सब यूज में आते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ, ये पिक्चर मैंने दिखाया आपको, ये रैम होता है, क्या होता है ये, कुछ दिखा है आपको, कुछ मेमोरी कार्ड जैसे है ना ये सारे, इसको चिप बोलते हैं, रैम चिप बोलते हैं। ये पूरा का पूरा रैम है और ये सारे क्या है आपके, जो चिप में आप डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने बता ही दिया आपको। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, मतलब सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं इसको। इट इज नोन एज मेन मेमोरी। यूजुअली वॉलेटाइल होता है, कौन, रैम की बात करता है, यूजुअली रैम की बात करो तो वो वॉलेटाइल होगा। स्विच ऑफ करते हैं तो पावर ऑफ हो जाता है फास्टर देन, और ये सिस्टम को इसके बिना हम रन नहीं कर सकते। आप कभी एक काम करो, कभी किसी पुराने सिस्टम यदि आपके पास होंगे, रैम निकाल के ऑन करके देखो, एक साउंड आएगा, बिप 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 करके साउंड आएगा, क्योंकि पोस्ट फंक्शन परफॉर्म हुआ होगा और पोस्ट फंक्शन ने देखा कि क्या मिसिंग है, और मिसिंग है, उसने एक अलार्म देना स्टार्ट कर दिया कि रैम मिसिंग है ना। तो क्या स्टार्ट हो पाएगा, सिस्टम नहीं होगा। सर यूजुअली क्या यूजुअली नॉन वोलेटाइल मतलब, यूजुअली जो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम ही यूज करते हैं, जब आप लोग पढ़ोगे ना आगे, रोम का बहुत कम, रोम का उतना ही है जितना मैंने बताया। मतलब परमानेंट मैक्सिमम जो हम चीज पढ़ेंगे ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे या फिर सब में हम लोग रैम को ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। वो बाकी देखो, केवल स्टार्ट करने के लिए रोम का काम था कंप्लीट, उसके बाद सारा काम कौन करता है, रैम के अंदर होता है, इसलिए यूजुअली उसको बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ रैम मैंने बता दिया आपको, है ना। सेकेंडरी मेमोरी आपने देखा होगा ये सारा, यस और नो, कोई डाउट है किसी को? अभी कुछ क्वेरीज देख लेते हैं बच्चों का। आईसी की तरह लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, भी जितना मैंने डिस्कस किया, आप हैंड रेज कर सकते हो। किसी को डाउट नहीं है? तो हम लोग कहाँ पे थे बच्चों? सेकेंडरी मेमोरी। फर्दर रैम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। अब देखो, रोम जो होता है, जब मैन्युफैक्चर किया था रोम को, है ना। प्रॉब्लम, यस प्लीज बताइए। अगर हम रजिस्टर के साइज होता है, बाइट में होता है, और ये जो कैसे मेमोरी होता है उसका मेमोरी में होता है, साइज दोनों का इंक्रीज करें तो क्या होगा? देखो, चलो ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली डाउट होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो, मैंने क्या बोला आपको, यदि आपको फास्ट करना है तो क्या होना चाहिए, और यदि आप फिर रजिस्टर को भी बड़ा कर दोगे ना, तो फिर तो उसको फिर ढूंढने में समय मिलेगा, लगेगा उसको, तो फिर तो वही बात हो गई ना। इसीलिए लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं। अब एक ही साथ ऐसा नहीं कि ऐसा फिर आपको जो इतना मेन मेमोरी क्यों यूज करते हैं, तो हम तो ऐसा भी कर सकते थे ना कि प्रोसेसर को सीधा हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर दिया, बट हार्ड डिस्क को मैं दे दूं, कनेक्ट कर दूं, अब उसको डेटा चाहिए, वो हमेशा ढूंढना शुरू करेगा ना इस पे कहाँ डेटा है, बट हम ऐसा नहीं करते। यदि वो ढूंढना शुरू करेगा तो हार्ड डिस्क का साइज बहुत बड़ा होता है, उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो क्या सिस्टम जो भी फास्ट हो पाएगा क्या, और भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको ढूंढने में भी डेटा को टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेवल्स ऑफ मेमोरी, कि जिस डेटा को कम रिक्वायरमेंट है उसको हम सेकेंडरी में रखते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है रैम में, उससे भी ज्यादा जो जरूरी है उसको हम कहाँ रखते हैं, कैशे मेमोरी में। और ठीक है, इस तरह से छोटा क्यों रखते हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो यहाँ पे मिलेगा, और उसको स्पेस छोटा है तो जल्दी से उसको एक्सेस भी कर लेगा। इसका भी लिमिट होगा सर, किससे छोटा नहीं रख सकते हैं? हाँ, कुछ लिमिटेशन, बट बेसिकली वो एमबी में होता है। कैसे मेमोरी क्या होता है, अब आप कुछ उसे जी में करेंगे तो फिर तो वो रैम ही हो गया। बेसिकली रैम का ही टाइप है कैसे मेमोरी, बस छोटा साइज है इसलिए उसको कैसे मेमोरी कहते हैं।
क्या देखो बहुत सारे सिस्टम पहले नहीं आता था, आजकल सिस्टम में ये चीज आता है, ठीक है। कोई दिक्कत इंस्टॉल एक्चुअली उसमें चिप लगा होता है ना। यस क्या चीज एसएस देखो हार्ड डिस्क से मैं बात करता हूँ ना, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, तो एसएसडी भी उसी का पार्ट है। एसटीडी मतलब हार्ड डिस्क टाइप, एसएसडी मतलब तो सेकेंडरी मेमोरी में बात करूँ, ठीक है, तो उसमें हार्ड डिस्क भी आएंगे, एसएसडी भी आएंगे, बस बट डिफरेंस देखो। हार्ड डिस्क में जो है कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, रीड राइट हीड होता है उसमें, जो कि मोशन करता है, उसके बेस पे आप जैसे प्लेटर्स होते हैं वो मूव करता है, रीड राइट हीड के सामने आएगा, फिर रीड राइट हीड उस पोजीशन पे जाता है, देन वो डेटा से एक्सेस करता है। तो कुछ हार्डवेयर होते हैं उसमें, मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, और इसीलिए थोड़ा स्लो होता है। और चूंकि एसएसडी जो है आपका सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है ना, इसीलिए वो थोड़ा फास्ट होता है, और इसीलिए एसएसडी हम लोग यूज करते हैं आज, ठीक है। कोई दिक्कत? यस महंगा, ऑब्वियसली महंगा, तो अब सिंपल सी बात देखो, रैम की बात करो, रैम महंगा है या नहीं? क्योंकि वो सेमी कंडक्टर डिवाइस, क्योंकि वो फास्ट है, क्योंकि वो फास्ट है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे बाकी चीजें, है ना। तो फर्दर क्लासिफिकेशंस जो है आपके रैम के क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, रोम के क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, और हार्ड डिस्क में भी जो कुछ हार्ड डिस्क और भी है, कुछ सेकेंडरी मेमोरी है जैसे, उसको देखेंगे। फिर हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग कैसा होता है ना। उससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे सिक टाइम क्या होता है ना, रोटेशनल टाइम क्या होता है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, ये सब टाइप्स से वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर है बच्चों। किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, एनीवन किसी को डाउट नहीं है? ओके तो अब एक काम करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कितने बच्चे को समझ में आया। यस आपके पीछे यस स्टैंडर्ड। Why RAM and ROM is known as primary memory or the main memory? मेन मेमोरी में ही, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे कहाँ रन होते हैं? रैम में ही होते हैं। आप यदि MS वर्ड ओपन करोगे रैम एप्लीकेशन ऑन होता है, तो इसीलिए क्या है सारा यूज में वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवन सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लोड होता है वो। एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और भी है सिस्टम कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो इवन विंडोज 10 की बात करो तो वो 25 to 40 GB के आसपास का, और रैम हमारा कितना होता है? मोस्टली हम सिस्टम में 4 GB 8 GB यूज करते हैं। तो इट इज पॉसिबल दैट कि हम 40 GB और 25 GB ऑफ हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 GB रैम में रख सकते हैं, 8 GB पॉसिबल है क्या? तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल, हम कैसे कहते हैं कि लोड करते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिकली क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है ना, नेटवर्क मैनेजमेंट, तो बहुत सारे मैनेजमेंट वो करता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम के हिसाब से वही चीजें वो लोड करता है जिसकी उससे रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जिसकी जरूरत होगी वो उसी पार्ट को, उसी कंपोनेंट को वो लोड करता है, कहाँ पे? जिससे कि काम आपका, बट कहने के लिए हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। बट बेसिकली होता क्या है, जिस कंपोनेंट की, जिस पार्ट की जरूरत होती है, जैसे सिंपल सी बात, अब देखो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, आपने देखा होगा पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या वहां पे हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है क्या? वो वहां पे हमें हर चीज क्या चाहिए, रियल टाइम में चाहिए, कि उसका ऑक्सीजन लेवल अभी कितना है वो बताना चाहिए, हार्ट बीट कितना है वो बताना चाहिए, है ना, अभी करंट रियल टाइम में होना चाहिए ना। अब मान लो ऐसा हो कि 5 मिनट पहले उसका जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, अभी वो आपको अलार्म देगा, तो क्या ये सही है? क्या ऐसा सिस्टम यूज करोगे आप? क्या उस डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है हमें? नहीं, हमें बस इंफॉर्मेशन रियल टाइम में डिस्प्ले होना चाहिए, तो स्टोरेज की बात ही नहीं है वहां पे। तो क्या मेमोरी मैनेजमेंट वहां पे हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना।
करेंगे यहाँ पे? नहीं करेंगे। तो जहां भी स्टोरेज करना होगा वहीं तो मेमोरी मैनेजमेंट होगी। प्रोसेस मैनेजमेंट हर जगह होता है। अब जैसे देखो, आपने लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा, आप उसको कभी इंटरनेट से कनेक्ट करते ही नहीं हो, किसी दूसरे के कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही नहीं हो, किसी नेटवर्क में कनेक्ट करते ही नहीं हो, केवल आप यूज करते हो। क्या उसमें सिक्योरिटी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ, नहीं ना। क्या प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो आखिर यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट होती है सिचुएशन के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से, आपके आपके पर्पस के हिसाब से जो है वो उस चीज को लोड कर, फिर जिसका काम कंप्लीट हो गया वो फिर उससे रिमूव करके नेक्स्ट चीज को लोड कर। तो इस तरह से वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है। कितने में? 25 GB 40 GB का है, वो कितने में लोड हो जाता है? ठीक है, क्योंकि वो सारा कंपोनेंट लोड नहीं होता है। और कोई डाउट किसी को? ओके, सो नाउ टेल मी, मैं पूछ लेता हूँ मैं इसके साथ से। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं कैमरा ऑन करेंगे थोड़ा। राहुल कुमार कौन है? 22 रोल नंबर एंड 17 रोल नंबर, 13 रोल नंबर, आप सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। ट्वेंटी टू रोल नंबर राहुल कुमार, राहुल कुमार, am I audible? प्रियांशु कुमार 70 रोल नंबर। देखो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा, है ना। कैमरा ऑन कीजिए सारे बच्चे। सुधांशु रोल नंबर 4। Yes, sir. Okay, so roll number 1, roll number 1, 2, present sir, 3, Yes, sir. 4. Okay, just 1 minute, म्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। Yes, roll number 4. Yes, sir. Roll number 4. Okay, so what are the types of memory? 2 types: कौन कौन सा मेमोरी टाइप है बताइए? RAM and ROM, volatile and non-volatile. दो ही टाइप का मेमोरी होता है। अच्छा, व्हाट इज पोस्ट? So, what is post? Yes. What is post? CR कौन है? रोल नंबर 22। Sorry, sir. Post का याद नहीं. नोट डाउन कर लो उसको। is not responding in the class. Okay, so basically roll number 5, roll number 3 कौन है? Yes, sir. roll number 4, okay, roll number 5. Yes, sir. Yes, sir. 4. Okay, Sir, roll number 4. 5, 6, 7, Yes, sir. 8, Present, sir. 9, 10, Yes, sir. 11, 12, 13, 14, 15, 13 सर। तो लीजिए 14 डॉलर म्यूट कर लीजिए आप।